अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ 9th क्लास। मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। पहला सवाल है व्हाट राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल दो तरह के सेल होते हैं। दोनों में फ़र्क ये है, पहला फ़र्क मैं बताऊं तो वो ये होगा कि जो हमारे पास यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास जो मौजूद होता है एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जिसके पास मेम्ब्रेन मौजूद होती है, और उनके पास मेम्ब्रेन ब्राउन ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। ऑर्गेनेल्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो ऑर्गेनेल्स होते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, उसमें ना ही तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होता है, यानी कि न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है वहाँ पे, ना ही तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, बस बीच में क्रोमेटिन मटेरियल वगैरह पड़ा होता है यूं ही, मतलब बाकी कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें मौजूद नहीं होता है। तो वही बात नीचे उन्होंने लिख के दिखाई है कि न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। और एक और डिफरेंस ये है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक सेल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक में हमारे पास आ जाते हैं एनिमल, प्लांट्स, ठीक है, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, और बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया आ जाता है प्रोकैरियोटिक में। असल में ये एंशिएंट सेल्स होते थे, बाद में ये डेवलप होकर जो है यूकैरियोटिक बन गए। ये वाली चीज़ है, मतलब हल्के हल्के चेंज आती गई, और मेम्ब्रेन ऐसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल होता था, फिर उसमें मेम्ब्रेन बन गई, तो उस हमने मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कह दिया, ऑर्गेनेल बन गए, तो वो एडवांस फॉर्म हो गई सेल की, जिसे हम यूकैरियोटिक सेल कह रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिफाइन इम्यूनोलॉजी, एक्सोसाइटोसिस एंड एपोप्टोसिस। अब हमें इन तीनों की डेफिनेशन बतानी है, ठीक है, छोटी छोटी करके बतानी है, क्योंकि 3 नंबर का सवाल है, तो उसी के हिसाब से हमें लेंथ रखनी है क्वेश्चंस की। अगर आपको बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ लग रही है और टाइम बहुत कम है तो आप उसको वक्त पे थोड़ा बहुत छोटा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इतना लिखें तो बेहतर रहेगा, कम से कम इतना लिखें। इम्यूनोलॉजी की डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो इम्यून सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं, यानी कि हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, बचाव जिस तरह हमारी बॉडी करती है बाहर के जरासीम वगैरह से या फॉरेन पार्टिकल्स से, बाहर से जो पार्टिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत, आसान लफ्ज़ों में अगर हम कहें तो हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत के बारे में हम पढ़ाई करते हैं, यानी कि उसमें 2 चीज़ें रहती हैं, एक सेल मीडिएटेड, एक ह्यूमरल। सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल क्या है, हमारी बॉडी में 2 तरह के सेल्स होते हैं ना जो इम्यूनिटी में काम करते हैं, एक बी सेल्स होते हैं, एक टी सेल्स होते हैं। तो जो बी सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो होती है ह्यूमरल, और जो टी सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं वो होती है सेल मीडिएटेड। ये याद रखनी है। तो हम इन दोनों इम्यूनिटी के बारे में पढ़ते हैं और उनके इम्यून रिस्पॉन्सेज, यानी कि वो किस तरह से रिएक्ट करती हैं, तो ये हम सब पढ़ते हैं किसमें, इम्यूनोलॉजी में। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर हम देखें तो हमारे पास है एक्सोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या चीज़ है? एक्सोसाइटोसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें वेजिकल्स बनती हैं, वो चीज़ जो हमें सेल से बाहर लेके जानी है वो एक वेजिकल्स में पाउच टाइप स्ट्रक्चर में इनक्लोज हो जाएगी साइटोप्लाज्म के अंदर। फॉर एग्जांपल ये है बॉडी में साइटोप्लाज्म में एक वेजिकल बन गई है, अब वो वेजिकल यहाँ इस तरफ आती जाएगी, सेल मेम्ब्रेन के कोने में आती जाएगी। अब वो जब सेल मेम्ब्रेन के कोने में आती जाएगी ना, तो क्या होगा, होते होते वो सेल वॉल से फ्यूज़ हो जाएगी। फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, वो वहाँ से एक्सपेल हो जाएगी, और जो भी स्ट्रक्चर या जो भी चीज़ हमें अनवांटेड मटेरियल बाहर निकालना था एनवायरनमेंट में, बाहर डाल देगी। तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस, यानी कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजिंग वेजिकल्स विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले वेजिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेगी अपना कंटेंट रिलीज करने के लिए, बाहर फेंकने के लिए टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है। तो एपोप्टोसिस की अगर हम बात करें तो एपोप्टोसिस में हमारे पास आ जाता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर प्रोग्राम सेल डेथ हो उसको हम कहते हैं एपोप्टोसिस, यानी कि ऐसा मतलब हमने पहले से डिसाइड किया हो कि ये जो है अब अनवांटेड सेल है, ये अब नहीं चाहिए या इसकी अब नहीं ज़रूरत है, तो इसकी डेथ हो जानी चाहिए, यानी कि इसकी अगर मतलब लाइफ स्पैन पूरा हो गया, फॉर एग्जांपल
तो अगर उसका जैसे फॉर एग्जांपल रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनका लाइफ स्पेन पूरा हो जाता है 120 डेज, उसके बाद उन्होंने डिस्ट्रॉय ही होना होता है, चाहे वो इन्फेक्टेड हो या ना हो, ठीक है। तो उसके वो ये चीज़ को कहते हैं यानी प्रोग्राम सेल डेथ अगर पहले से मतलब प्लान हुई हुई है, फिर अनवांटेड मटेरियल या अनवांटेड सेल से मतलब गेट रिड ऑफ करने से लिए, यानी कि उनको नहीं चाहिए, उनको ख़त्म करना है, तो हम अपॉप्टोसिस कहेंगे। इसके अपोजिट अगर हम नेक्रोसिस की बात करें तो एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है, यानी कि सेल मतलब इन्फेक्टेड हो गया है या उसमें कोई वायरस वगैरह एंटर हो गया है, तो फिर उसकी डेथ जो होगी वो एक्सीडेंटल होगी, फिर वो अपॉप्टोसिस नहीं होगी, वो प्लान या प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स, ठीक है। हमें टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बतानी है जो कि पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर्स के हिसाब से। अब सेंट्रोमियर क्या होती है, देखिए 2 तरह की आर्म्स होती हैं क्रोमोसोम्स की, वो दोनों कनेक्ट हुई हुई होती हैं थ्रू सेंट्रोमियर। ये तो होता क्या है, उसमें 4 तरह की वैसे होती हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ 3 तरह की पूछी है, तो अभी हम 3 बताएंगे, लेकिन आपको चौथी टाइप भी पता होती है, मैं भी बता देती हूँ एंड में। मेटासेंट्रिक पहली टाइप होती है। मेटासेंट्रिक में क्या होता है, मेटासेंट्रिक में हमारे पास सेंट्रोमियर जो होता है वो बिल्कुल मिडिल में मौजूद होता है, दोनों आर्म्स के किस तरह से, इस तरह से मौजूद होता है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ये आर्म्स हैं और ये बिल्कुल इनके सेंटर में मौजूद होता है, इसकी और इसके देखें। तो इस तरह से हुआ क्या, जो दोनों आर्म्स थी वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल बराबर हैं, तकरीबन बिल्कुल बराबर हैं। तो अगर इस ऐसी मतलब क्रोमोसोम का ऐसा स्ट्रक्चर होगा उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है, उसको हम कहेंगे मेटासेंट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि सब मेटासेंट्रिक हमें बताना है। अब सब मेटासेंट्रिक क्या चीज़ है कि वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमियर लोकेट हुआ हो या मौजूद हो नियर द मिडिल, यानी कि मिडिल के करीब होगा, बिल्कुल मिडिल पे मौजूद नहीं होगा। अगर मैं आपको बना के दिखाऊं तो ये आर्म है इसकी, और देखिए 19-20 का फ़र्क है दोनों में, यानी कि तकरीबन मिडिल पे है, बिल्कुल एग्जैक्ट मिडिल पे मौजूद नहीं है, यानी कि जो दोनों आर्म्स है वो स्लाइटली इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अगर अब मैं बात करूं एक्रोसेंट्रिक की, तो एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है वो मौजूद होता है नियर द एंड ऑफ, सेंट्रोमियर मौजूद होता है नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, यानी बिल्कुल एक आर्म के एंड पे तकरीबन मौजूद होता है। तो इस तरह क्या होता है कि जब तकरीबन बिल्कुल एंड पे मौजूद होता है तो उससे ये होता है कि एक आर्म तो होती है बहुत छोटी जाती है और दूसरी आर्म जो है बहुत बड़ी दिख रही होती है। तो ये 3 टाइप्स में हमारी अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। अगर हम चौथी टाइप की बात करें तो वो होती है टीलोसेंट्रिक, और उसमें क्या होता है, क्रोमोसोम सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड में मौजूद होता है कि दूसरी वाली जो आर्म होती है वो बेयरली विजिबल होती है, यानी बहुत मुश्किल से दिखाई दे रही होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मेयोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहा जाता है। अब मेयोसिस को रिडक्शन डिवीजन किस लिए कहा जाता है कि मेयोसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो आधा हो जाता है, यानी जब सेल तो आपस में डिवाइड हो रहा होता है, जो डिप्लॉइड नंबर होता है वो हैप्लॉइड में चेंज हो जाता है, यानी आधा एक क्रोमोसोम उधर चला जाता है, एक इधर चला जाता है, ठीक है। तो ये होता है कि जब क्रोमोसोम के नंबर हाफ हो जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल ये गैमीट बन गया, इसके पास हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसी तरह एक फीमेल गैमीट बना, उसके पास भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो जब ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में कंबाइन कराएंगे तो ये अपने हाफ और हाफ क्रोमोसोम्स मिला के दोबारा फुल क्रोमोसोम्स यानी डिप्लॉइड नंबर 2n नंबर अचीव कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगली स्पीशी में चेंज नहीं होगा ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। तो इस वजह से इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर जो है कम होके आधा हो जाता है। अब इसके बाद उन्होंने जो है प्रोफेज 1 के मियोसिस के प्रोफेज 1 के डिफरेंट स्टेजेस के नाम पूछे हैं। तो प्रोफेज मियोसिस 1 के उसके 5 स्टेजेस होते हैं। एक लैप्टोटीन होता है, एक लैप्टोटीन होता है, एक जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। अब इसके मेनेमोनिक्स आप याद कर लें कि लिटिल ज़ारा प्लीज डांस डेली, लिटिल ज़ारा प्लीज डांस डेली,
लिटिल-ज़ारा यानी कि लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ठीक है, यहाँ पे हमारा पार्ट 1 एंड हो जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।